हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। 100% फ्री एजुकेशन, कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी, किसी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना है। सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8। तो आप जो मॉक टेस्ट पेपर देख रहे हैं ये है पेपर नंबर 8 और उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले कंप्लीट पेपर 7 तक पूरा सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मॉक टेस्ट पेपर्स आपको हार्ड कॉपी या ई बुक रूप में प्रोवाइड हो जाए पहले, तो इसके लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको ये सारे मॉक टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन हार्ड कॉपी और ई बुक रूप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पे जैसे मैं मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8 देखता हूं तो उससे पहले मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हमें ये बता रही हैं कि पूरा पेपर जो है वो 8 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें जो टाइम अलॉट किया गया है वो 3 घंटे का हमें टाइम दिया गया है। और पेपर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स है वो है 80, मतलब पेपर 80 मार्क का पूरा आपके सामने है। अब आप लोग हो गए हैं पूरे तैयार, तो हमें हर एक वो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और प्रॉपर हर एक स्टेप लिखते हुए चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब जब आप देखते हैं सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 11 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू वैरायटी के हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आप जब देखेंगे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। हर क्वेश्चन में 4 सब पार्ट है, इसलिए एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 4 मार्क्स की है, तो 3 क्वेश्चन वहां आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा सेक्शन सी जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से चालू है और क्वेश्चन नंबर 15 से लेके वो है 23 तक। हर जो क्वेश्चन है सेक्शन सी का वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 29 तक सेक्शन डी है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल जो कि एमसीक्यू वैरायटी से है वो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एस। अब देखो यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये हमें बेसिकली एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया है और वो चाह रहे हैं कि हम इस स्टेटमेंट को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें। तो चलिए एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं। 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ p, तो 3 टाइम्स ऑफ p का मतलब है 3p, p का 3 गुना, तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स टू 1, तो 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ p। 3p में से अगर मैं 5 को लेस कर दूं तो इसकी वैल्यू ये कह रहे हैं 1 आएगी। ऐसा कुछ ये हमें एक यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं और ये मैं स्टेटमेंट देखूं तो ये स्टेटमेंट हमें सी में बनता हुआ दिख रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं p का 3 टाइम्स कर दूं उसमें से अगर 5 कम कर दूं, 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ p, 3p से 5 कम, ये आपको वैल्यू 1 दे रहा है। तो इस तरीके से बस आपको स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में चेंज करना था। हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज कर दिया और हमें इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे मार्किंग करनी थी, तो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि हर एक एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का कितना बराबर होता है। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल की जब भी बात होती है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जहां पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, और क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ट्राइंगल। भी रेगुलर ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही है। और यहाँ पे जब हम इसको रेगुलर ट्राइंगल बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, तो यहाँ पे एंगल्स भी सब इक्वल होते हैं। और एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मुझे पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों इंटरनल एंगल्स का अगर मैं सम करता हूं तो इनका जो सम है ये 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स 3x की जो वैल्यू है वो 180 के बराबर आएगी और यहाँ पे जो x निकल के आएगा वो 60 के बराबर आएगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का मीन बताइए। तो अब देखिए मीन का क्या मतलब होता है। तो मीन को जब मैं बात करूंगा तो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दी हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जब मैं बात करता हूं तो इसको इस केस में मैं कहता हूं n। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n, और n यहां पे अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 चार ऑब्जर्वेशन है मेरे सामने, तो n की वैल्यू बेसिकली मुझे यहां पे 4 दी है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुझे 4 दी है। और जब वो लोग कहते हैं मीन निकालना, तो मीन का मतलब यहां पे होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस का मैं सम कर दूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और अगर सारी ऑब्जर्वेशंस का मैं सम करता हूं और उसको अगर डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से, तो ये मुझे मीन निकाल के देगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? और यहां पे देखिएगा सारी ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं सम करता हूं तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगा, 5 होंगी तो 5 से डिवाइड करूंगा, 2 होंगी तो 2 से डिवाइड करूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मुझे डिवाइड करना है। अब यहां पे देखिएगा ये वैल्यू मुझे देगा 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देगा 4 2 टाइम्स इज 8 एंड 24 5 टाइम्स इज 20, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 25। तो मीन निकल के आया सी ऑप्शन 25। चीजों को प्रॉपर तरीके से समझिए, सॉल्व करके देखिए। रफ वर्क में एमसीक्यू में आपको सिर्फ टिक करना होता है, तो एमसीक्यू में हमें तो सिर्फ आंसर बताना है, लेकिन आंसर तभी निकलेगा जब आप मैथमेटिक्स में उस चीज को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस ऑब्जर्वेशंस का मीडियन बताइए। अब देखिए मीन मीडियन मोड, डाटा हैंडलिंग चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी है। जब मैं मीडियन की बात करता हूं तो ये मिडिल वैल्यू की बात कर रहा है, और मीडियन, तो मीडियन ऑब्जर्वेशंस मुझे क्या दी हैं, तो ऑब्जर्वेशंस दी हैं मुझे 1, 8, 2, 5, 4। सबसे पहले क्यों ना इसको अरेंज कर लें, तो जब भी मीडियन बताना है तो आप ऑब्जर्वेशंस को अरेंज यू करिएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो ये आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 8। मैंने इसको अरेंज कर दिया, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। अब कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 2 2 4 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो n की वैल्यू है 5। और जब आपको मीडियन बताना है तो मीडियन बताने के लिए, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, ये एक ऑड नंबर है, और जब ऑड ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूले को बोलने का तरीका है। क्लियर? और n+1 का मतलब है 5+1/2, दैट मीन्स 6/2, और 6/2 को सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू देगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी अरेंज किया है, आपको शुरुआत से थर्ड ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है। तो 1 2 3, इसका मतलब ये जो 4 है ये इसका मीडियन है। ठीक है, सेंटर वैल्यू बतानी है, तो 4 मेरा आंसर है, यहां पे सी ऑप्शन आएगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइए कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो आप प्लीज यहाँ पे कन्वर्सेशन करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट ये जो बीच में गैप है हमारा, कम्युनिकेशन गैप दिखना नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये आपके कमेंट्स और आपके लाइक हमें बताते हैं। तो आपके लाइक से क्या है, टीचर को मोटिवेशन भी मिलता है कि यस आप उसको सुन रहे हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इधर देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि यहां पे ये बहुत कम बुक्स में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखिएगा माइनस बार, ये जो स्ट्रेट लाइन है ब्रैकेट नहीं है, ये बार है, तो माइनस बार -9 -2 बार क्लोज, बार ओपन बार क्लोज। तो यहां पे बेसिकली बार का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। हमेशा जब भी तुम्हें ये बार्स रिमूव करने, तो बार्स के अंदर लिखी हुई जो वैल्यू है वो जब भी बाहर आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो इसकी जो पहली स्टेप सॉल्व होती है, ये नेगेटिव, ये बार और ये बार, अंदर लिखा है -9 -2, तो इसका जवाब होगा -11। लेकिन अब मुझे इन बार्स को रिमूव करना है, बार्स कहलाते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब मैं ये बार्स को रिमूव करूंगा तो ये -11 हो जाएगा +11। ठीक है, तो बाहर ऑलरेडी एक माइनस था, और ये -11 जब बाहर आया तो ये +11 बाहर आया। एक्चुअल आंसर जो है इसका वो है -11,
ये बाहर वाला जो माइनस था ना, इस कारण ये तो पॉजिटिव 11 बाहर आया था, ये बाहर वाला जो नेगेटिव साइन है ये इसको नेगेटिव कर रहा है, तो -11। यहां पे मैं कहूंगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारे सामने सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल का अगर मैं मेजर करता हूं, तो सप्लीमेंट्री वर्ड ये मैंने आपको पढ़ाया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब अगर x को मैं ऐड करता हूं y में, एक एंगल है मेरा x डिग्री, दूसरा एंगल है y डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम देखूंगा तो ये हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर है? x इज द सप्लीमेंट ऑफ y एंड y इज द सप्लीमेंट ऑफ x, ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री आए, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए। तो यहां पर हमारा आंसर है अगेन सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इफ हाफ p इज इक्वल्स टू 3/2, अगर हाफ p की मैं बात करता हूं जिसकी वैल्यू 3/2 है, तो आप बताइए p की वैल्यू क्या है। तो p के साथ ये जो फ्रैक्शन है 1/2, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये 1/2 p का जब साथ छोड़ेगा तो ये इधर जाएगा। तो p से जब ये 1/2 अलग होगा तो ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर का रिलेशन है दूसरे इक्वल टू साइन के उधर जाके वो ऑपरेशन चेंज हो जाता है। ये मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, तो ये 1/2 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। और इसको अगर सॉल्व करूंगा तो p की वैल्यू देखिएगा 3/2, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन सामने आएगा तो ये मल्टीप्लाई होके 2/1 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली p की वैल्यू आएगी 3/1। तो p की वैल्यू है 3/1, यहां पे लिखा है 3, तो मैं कहूंगा ए ऑप्शन। क्लियर? 3/1 बोलूं या सिर्फ 3 बोलूं, दोनों चीजें सिमिलर हैं। डिनोमिनेटर 1 आया है, डिनोमिनेटर लिख के दिखाना है तो भी सही, नहीं लिख के दिखाना तो भी सही 1 के केस में। तो यहां पर a की वैल्यू मतलब ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 4। हमने पावर्स इन एक्सपोनेंट चैप्टर में एक चीज पढ़ी है कि अगर कुछ भी बेस है और बेस की अगर पावर है और होल की भी कुछ पावर है, तो इस केस में हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो mn के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4, दैट इज 2 रेज टू द पावर ऑफ 12। ये मेरा जवाब होगा। क्लियर? 2 रेज टू द पावर ऑफ 12, ये आ गया आपका सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट। तो ये है 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2। 3x ये एक वेरिएबल वाली टर्म है, इसको यहीं छोड़ दो। 1 कांस्टेंट है, ये 1 -2 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -1, और -2 -1 तो 3x की जो वैल्यू है ये -3 आएगी। और फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू है -3/3। तो x की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे -1 आ रही है, तो x इज इक्वल्स टू -1, अगेन सी ऑप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी है 2x² - 3x + 4। अब ये एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये एक टर्म है। तो अगर मैं देखूं टर्म्स किसको कहते हैं, तो यहां पे टर्म्स कहते हैं हम 2x² को, -3x को एंड 4 को। और हमसे पूछा है कि इन टर्म्स के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x है -3। क्लियर? अब
यहां पर अगर मैं देखूं तो सिर्फ x का कोएफिशिएंट हमसे पूछा है, तो x का कोएफिशिएंट मैं यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो -3 को मार्क करूंगा। क्लियर है? बी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सिर्फ x का कोएफिशिएंट बताना है तो इसके अंदर x का कोएफिशिएंट -3 है। हाँ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, बट यहां पे भी x का कोएफिशिएंट देखा जाए तो वो 2x है। क्लियर? तो यहां पे कोएफिशिएंट का मतलब साथी, लेकिन सिर्फ मुझसे x का पूछा था क्योंकि x की टर्म थी, तो इस केस में मैं -3 को मार्किंग करूंगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे खत्म। इसको देखिएगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 एडेड विथ 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। अगर आप देखें, आपने एक रूल पढ़ा है कि कोई भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इस केस में अगर मैं देखूं तो 2 रेज़ टू पावर 0 का आंसर भी 1 है, 3 रेज़ टू पावर 0 का भी आंसर 1 है। क्लियर? 4 रेज़ टू पावर 0 का भी आंसर 1 है और 5 रेज़ टू पावर 0 का भी आंसर 1 है। 1 + 1 होता है 2 और यहां पे 1 + 1 का आंसर है अगेन 2। अब देखिए, दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब यहां पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो 2 और 2 के बीच का रिलेशन एक्चुअल में मल्टीप्लाई है और यहां पे आंसर आएगा 4। तो मैं कहूंगा सी ऑप्शन। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी ऑप्शन। यहां पे आपका खत्म होता है सेक्शन ए। 11 क्वेश्चन थे, 11 मार्क्स हो गए हैं आपके पक्के। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये वेरी शॉर्ट आंसर की एक चालू हुआ है सेक्शन, जहां पे हर एक क्वेश्चन में 4 सब पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मुझे 4 सब पार्ट मिलेंगे। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन दिया है -2/3 एडेड विथ दूसरा फ्रैक्शन आपको दिया है 8/6। ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। -2/3 + 8/6 अगर मैं देखता हूं तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो यहां पे बेसिकली हमें एलसीएम ऑफ 3 और 6 लेना है, और 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम देखूं तो वो आएगा अगेन 6। यहां पे देखिएगा, -2/3 जो फ्रैक्शन था, इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 8/6 इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्लियर? -2 × 2 विल गिव यू -4 एंड 3 × 2 is 6 एडेड विथ 8/6। अब देखिएगा, दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गए हैं, हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा -4 + 8 और डिनोमिनेटर हम ले लेंगे कॉमन। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 4/6। क्लियर? अब 4/6 यहां पे ऑप्शंस तो मेरे पास नहीं है, तो ऑप्शंस नहीं है तो एमसीक्यू वैरायटी नहीं थी। तो देखिए 4/6 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जवाब देना है। तो 4/6 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो 2 × 2 is 4 एंड 2 × 3 is 6। यहां पे जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन बन रहा है 2/3। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ये 2/3 आएगा। तो ये एक पूरा तरीका था इसको सॉल्व करने का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, यहां पे आपका ये आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड पार्ट पे। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 49:3/5। तो 49/35 ये हम लिख सकते हैं 49:35 को। क्लियर है? अब आप नोटिस करिएगा 49 कैसे बना है। तो 49 बना है 7 × 7 से और 35 बना है 7 × 5 से। कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे तो यहां पे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा 7/5। ये इसका आंसर है। क्लियर? तो यहां पर आपका ये स्टेप के बाद 7 से 7 हटा दीजिए, कट कर दीजिए, और यहां पर फाइनली 7/5 ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/5, दैट इज 7:5। क्लियर? तो रेशियो हम तभी बोलते हैं जब कोई दिया हुआ फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। क्लियर?
चलिए मूव करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 15। देखिएगा सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द परसेंट बी एक्स। आप परसेंट को x मान लीजिए, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या जवाब दूंगा, मैं ये बोलूंगा कि व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो x परसेंट ऑफ 50 इज 15। देखिए मैंने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, इस व्हाट की जगह पे मैंने x डाल दिया, तो x परसेंट ऑफ 50 इज 15। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x बाय 100, परसेंट का सिंबल हटा, अपॉन में 100 आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 50 इज इक्वल्स टू 15। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 15 इंटू 100 अपॉन 50। क्लियर। तो ये 100 डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड। अब 0 से 0 हटा देते हैं और 5 से ये 15 कॉमन फैक्टर कट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10, दैट इज x आएगा 30। क्लियर है, x आएगा 30। दैट मीन्स व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 15। तो मेरा आंसर क्या है, आंसर मैं लिखूंगा 30% ऑफ 50 इज 15। ये मेरा जवाब है। व्हाट परसेंट, तो 30%। क्लियर। यहां पर हमने कर लिया थर्ड पार्ट भी सॉल्व। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 80 डिग्री एंड 20 डिग्री, ये कह रहा है अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स जो हैं वो 80 डिग्री एंड 20 डिग्री के हैं, तो यहां पे देखिएगा ये मैं मान लेता हूं 80 डिग्री है, ये मैं मान लेता हूं 20 डिग्री है। तो आप थर्ड एंगल बताइए क्या होगा, ये थर्ड एंगल। दैट मीन्स अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ABC, तो इसके अंदर देखिएगा गिवन पार्ट में ये क्या बोल रहा है, गिवन पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल A, तो एंगल A को मैं मान लेता हूं X, एंगल A इज इक्वल्स टू X डिग्री। तो मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे बकायदा चाहे 1 मार्क्स का हो आपको मेथड का नाम जो लिख कर आना है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल्स का जो सम है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A, इट शुड बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। और यहाँ पे देखिएगा एंगल B की वैल्यू है 80, एंगल C की वैल्यू है 20 और एंगल A की वैल्यू है x विच इज इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे ये आ जाएगा x की वैल्यू 180 माइनस 100, 80 प्लस 20 इज 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी अगेन 80 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर जो थर्ड एंगल होगा वो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, देयरफॉर थर्ड एंगल विल बी 80 डिग्री। क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ये क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज व्हाट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। तो 1/2 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 2/1 आएगा। या तो आप 2 लिख दीजिए या आप 1 लिख दीजिए, जो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2। x क्यूब अपॉन x रेज़ टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिएगा x क्यूब अपॉन x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर मैं रूल लगा के करता हूं पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, तो हमने पढ़ा है अगर सेम बेस
डिवाइड हो रहा है बट पावर्स डिफरेंट है, तो इस केस में आप a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n लिखोगे। इस केस में ये आ जाएगा x रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4। और आपने एक रूल और पढ़ा है, अगर दो सिमिलर बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बट इनके पावर डिफरेंट है, तो इस केस में बेस कॉमन ले लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहां पे हम पावर को ऐड करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि सारी बेसिस सेम है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा बट ये 2 ऐड होगा। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 विल गिव यू 1, तो x रेज टू द पावर ऑफ 1। यहां पे सेकेंड की वैल्यू आएगी x रेज टू द पावर ऑफ 1। क्लियर? चलिए, थर्ड पार्ट में कहा है 2/5 इज देन 1/2। तो देखिएगा देन वर्ड का यूज किया है, तो यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट की हिंदी समझूं तो स्टेटमेंट कह रहा है कि 2/5 इज खाली जगह देन 1/2। तो कंपैरिजन हो रहा है 2/5 और 1/2 के बीच में, तो 2/5 और 1/2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो 5 और 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 10 आएगा। तो यहां पर मुझे इस 5 को 10 बनाना है, इसका मतलब मुझे 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 को मुझे डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, मतलब 1 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4/10 और ये आ जाएगा 5/10। अब कंपैरिजन ये बोलता है कि न्यूमरेटर देख के आप जवाब दीजिए। तो 4/10 5/10, इसका मतलब 5/10 बड़ा है, तो मैं कहूंगा 1/2 इज ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, ये बोल रहे हैं 2/5 क्या है। अगर इसका कंपैरिजन 1/2 से करता हूं तो इसका मतलब ये है कि 2/5 इज लेस देन, ये आएगा लेस देन 1/2, वर्ड लेस आएगा। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट पे देखिए, अगेन पावर्स एंड एक्सपोनेंट से हमें क्वेश्चन दिया। क्या बोल रहा है? इफ 32 की पावर x+1 है, अगर 32 की पावर x+1 है इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 10 है, तो आप बताइए x क्या होगा? x क्या होगा? तो यहां पे देखो, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं कहता हूं थ्योरी में एकदम आप बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी में अगर मास्टर होंगे तो यहां पे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। थ्योरी में ये चीज समझाई गई थी कि बेस शुड ऑलवेज बी अ प्राइम नंबर। बेस को आपको कोशिश करनी है कि आप इसको एक प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी यहां पर 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इस केस में आपको फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 32 के अगर मैं फैक्टर देखता हूं तो ये हो जाएंगे 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4। दैट मीन्स 32 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 2 4 5। 32 को ये लिख सकता हूं, और इसकी पावर में तो ऑलरेडी x+1 था विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। क्लियर? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीज क्या होगी? तो ये चीज देखिएगा, मैं यहां पे रूल लगा रहा हूं, a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n। मतलब पावर्स दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 2 की पावर में आ जाएगा 5x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। दोनों तरफ बेस कॉमन है तो पावर भी, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, और फाइनली 5x की वैल्यू आएगी 5, तो x की वैल्यू आएगी 1। यहां पे x की वैल्यू है 1। ये आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गए यहाँ कंप्लीट। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि चारों स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स हैं कि नहीं। तो कुल मिला के ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, चारों स्टेटमेंट्स दिए, मतलब एक एक मार्क्स का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 0 प्लस ब्रैकेट में -2 रेज टू पावर 0 इज 0। तो यहां पे देखिएगा द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 0 इज, तो कोई भी नंबर अगर उसकी पावर में 0 है तो आंसर 1 होता है। तो इस केस में मैं आपसे कहूंगा 2 रेज टू पावर 0 इज व्हाट? 1 प्लस,
ठीक है, और -2 raised to 0 इज व्हाट, तो अगेन 1, ठीक है, तो 1 + 1 इज 2, तो यहां पे ये बोल रहा है इज 0, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर, तो यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 15/35, अब देखो 15/35 का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो 15 बना है 5 × 3 से और 35 बना है 5 × 7 से, तो 5 से 5 कट जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है 3/7, तो यहां पे बोल रहा है इस 3/7, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है 0 इज द ओनली नंबर हुज रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट, 0 एक अकेला ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर मैं 0/1 का रेसिप्रोकल करता हूं तो ये हो जाएगा 1/0, जो कि हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर शुड नेवर इक्वल टू 0, तो यस ये स्टेटमेंट भी यहां पे मैं कहूंगा ट्रू स्टेटमेंट है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। इधर देखिएगा फोर्थ स्टेटमेंट, 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री, कोई 2 एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब लीनियर पेयर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पे जब एक थर्ड लाइन स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो ये दोनों एंगल्स, एंगल ए और बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू ऐड करने पे 180 डिग्री आनी चाहिए, और ये बोल रहा है कि 2 एंगल्स जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब उन दोनों का सम 180 होगा, ये कह रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सप्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम 90 डिग्री। तो यहां पर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 4 पार्ट हमने कर लिए हैं सॉल्व। रफ वर्क में हटा देता हूं जितनी भी अंडरलाइंस मैंने की हैं, ठीक है। आप इस चीज को कर लीजिए नोट, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो देखिएगा पहले 5 प्राइम नंबर्स अगर मैं सबसे पहले लिख लूं, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर, कौन से हैं पहले 5 प्राइम नंबर्स, तो यहां पे आ जाते हैं। जो पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं वो है आपके 2, ठीक है, देन उसके बाद 3 के बाद देन 5 के बाद 7, ठीक है, और 7 के बाद है आपका 11। क्लियर। तो 8, 9, 10 प्राइम नंबर्स नहीं है, 2, 3, 5, 7 एंड 11 प्राइम नंबर्स हैं। इनका मीन क्या है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो हर चीज लिख के बतानी है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहां पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डन। अब ऑब्जर्वेशंस अगर मैं देखूं तो ये ऑब्जर्वेशंस है 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखूं तो 2, 2, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे 2 + 3 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 7 is 17, 17 + 1 is 18, 18 + 10 is 28, तो यहां पे ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 5। एक बार और सम करके देख लेते हैं। 2 + 3 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 7 is 17, 17 + 10 is 27, 28/5। और मीन कितना निकल के आएगा, तो फाइनली जो मीन निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू डेसिमल में आएगा, तो डेफिनेटली मीन डेसिमल में आ सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 is 25, 28 में से 25 गए, बचा 3, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, और 0 मतलब 30, तो 5 6 टाइम्स इज 30, तो मैं कहूंगा मीन जो है वो 5.6 निकल के आएगा। इन्होंने ये बोला था फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर, तो पहले 5 प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। क्लियर। और इसको हमने कर दिया सॉल्व। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिएगा सेक्शन सी में
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन सर्कमफ्रेंस इज 18 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे क्या दिया है, तो मुझे दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और ये दिया है इन्होंने 18 सेंटीमीटर। एक सर्कल भी बना दीजिए। देखिए जो हम कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं वो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम एक्सप्लेन करके आए, ठीक है। सेंटर O, R इज द रेडियस, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस 18 सेंटीमीटर है, और एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को बहुत क्लियर तरीके से आप लिख कर भी आएंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब है 2 पाई आर। दैट मीन्स 2 पाई आर की वैल्यू जो है वो मुझे 18 दी है, क्लियर। और आर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आर की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्लियर। तो रेडियस आपका कितना आया, ये आया 18 बाय 2 पाई, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल। आप बताइए सर्कल का एरिया कितना है, तो रेडियस ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको जो सर्कमफ्रेंस दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो रेडियस भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्लियर है। सर पाई की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व नहीं करना क्या, तो मैं कहूंगा मत करो अभी, ठीक है। हम एरिया जब निकालेंगे तब देखते हैं। देखना, नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर। डन। तो यहां पे पाई की जगह पे तो पाई लिखे रहने दो, बट रेडियस है हमारा 18 बाय 2 पाई, तो यहां पे हम बोलेंगे ये 18 बाय 2 पाई आर की वैल्यू है। और आर की पावर में अगर आप देखेंगे तो यहां पे पावर में 2 लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। दैट मीन्स अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो 2 9 टाइम्स होता है 18। मैं कहूंगा कि यहां पे अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड विथ 9 बाय पाई मल्टीप्लाइड विथ 9 बाय पाई, क्लियर है। तो डिनोमिनेटर में जो 2 था उस 2 ने 18 का कटिंग किया, और होल की पावर में स्क्वायर था, इसलिए 9 बाय पाई। तो यहां पे ये जो 9 बाय पाई था ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो पाई से ये पाई कट गया, तो फाइनली जो एरिया ऑफ सर्कल निकल के आया वो हमारा निकल के आ रहा है 9 इंटू 9 इज 81 अपॉन 22/7। ये पाई की वैल्यू है 22/7, क्लियर है। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आ रहा है, वैसे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आता है, तो यहां पे हमारा एरिया जो है ये निकल के आएगा 81 मल्टीप्लाइड विथ 7/22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 टाइम्स इज 7, 7 इंटू 8 इज 56, ठीक है। तो यहां पर 567/22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एरिया हमारा आया। आप इसको चेंज करिए, किसमें, आप इसको डेसिमल में चेंज करिए, या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करके आंसर दे सकते हैं। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देने वाले हैं कि भाई यहां पर फाइनली व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिया है, एरिया मैंने फ्रैक्शन में छोड़ दिया, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और यहां पे 7th क्लास स्टूडेंट्स मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए, क्लियर। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हुज एरिया इज गिवन टू यू एंड द करस्पॉन्डिंग बेस इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है अगर मैं एक ट्राइंगल आपके सामने बना दूं इस तरीके से, और मैं बोल दूं ये ट्राइंगल का नाम है PQR। इस ट्राइंगल में जो बेस है वो है 10 सेंटीमीटर, डन। और आप इसका ऑल्टीट्यूड बताइए, ऑल्टीट्यूड मतलब आप PQ की वैल्यू बताइए। मैं कहूंगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल में मैं कहूंगा इन ट्राइंगल PQR आपको क्या गिवन है, सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल PQR PQ इज ऑल्टीट्यूड, PQ इज ऑल्टीट्यूड,
ठीक है, मैं ऐसा क्लियरली मेंशन कर देता हूं। देन एरिया इज गिवन टू यू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हमें दिया हुआ है और एरिया हमें दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। मुझे बेस दिया है, तो बेस ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन है, बेस ऑफ ट्राइंगल PQR, दैट इज QR इज द बेस, जिसकी वैल्यू मुझे इन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये मुझे गिवन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट। क्लियर, तो यहां पे जो PQ इज ऑल्टीट्यूड, इसको मैं H मान लेता हूं, यही हाइट है। क्लियर, और यही मुझे पता भी करना है, यही फाइंड भी करना है। क्लियर, तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या कहूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 50 विच इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस, बेस है हमारी 10 और हाइट क्या है, तो ये है H ऑल्टीट्यूड। तो यहां 2 से ये 10 कटा 5 टाइम्स। क्लियर, और यहां पर ये 550 के नीचे आ जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू इट्स हाइट। ऑल्टीट्यूड की वैल्यू आएगी, हाइट आपकी आ जाएगी 10। ठीक है, 10 क्या, तो क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में चल रहे हैं, तो हाइट भी सेंटीमीटर में आएगी। और क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम थी, तो आंसर भी हमें वर्ड्स में देना है। आंसर है ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। डन। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 17 3 मार्क्स के लिए विथ ड्राइंग प्रॉपर तरीके से बना दिया। क्लियर है, ये पार्ट गिवन था, तो ये गिवन पार्ट था। चलिए, तो यहां से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इन द फिगर गिवन बिलो। अच्छा, आपको हर एक फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इन द फिगर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको नामकरण कर देता हूँ। ये है पॉइंट O, ये है लाइन AB। डन, ऐसा हम बोल दें। और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ C और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ D। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन। डन, तो AB इज अ लाइन, पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, O इज द पॉइंट, O is the point on AB. Done. Now, using linear pair concept, हम कहेंगे कि एंगल AOC, एंगल COA ले लीजिए, एंगल COA added with angle COD added with angle कौन सा, एंगल DOB, तो एंगल DOB यहां लिख देता हूं। क्लियर, इन तीनों एंगल का जो सम है ये इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, यही लीनियर पेयर है। क्लियर, इधर देखिएगा, एंगल DOB की बात करूं तो ये दिया है x एडेड विथ, एंगल COA की बात करूं तो ये है x माइनस 1 एडेड विथ, एंगल COD की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल है 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 180। ऐसा ही है। इसको पूरे को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये आ जाएगा x प्लस x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 180। ब्रैकेट्स ओपन हो गए, x प्लस x इज 2x, 2x प्लस 2x इज 4x। डन, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 180। अभी x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18 एंड 0, और फिर 2 से अगर मैं 90 कट करूंगा तो x की वैल्यू आ रही है 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, तो x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। अब आपको तीनों एंगल बताने हैं, तो देयरफॉर एंगल DOB इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एक एंगल मैंने बता दिया, कौन सा, DOB x दिया था,
तो वो तो डायरेक्ट निकल आया। अब एंगल COD की अगर मैं बात करता हूं, एंगल COD, ये जो बीच में V बना हुआ है, ये एंगल मुझे दिया था 2x+1। इस केस में ये हो जाएगा 2 × 45 + 1, और ये आपका आ जाएगा 90। 2 × 5 is 10, 10 का 0 कैरी 1, और ये 90 + 1 दैट इज 91 डिग्री। तो ये हो जाएगा 91 डिग्री, एंगल COD 91 डिग्री, एंगल DOB 45 डिग्री, और लास्ट आपका एंगल बच रहा है एंगल COA। एंगल COA मुझे दिया था x-1। x-1 का मतलब है 45 - 1, और ये आ जाएगा 44 डिग्री, एंगल COA। क्लियर है? तो इस प्रकार से फाइनली मैंने क्वेश्चन 18 पूरे कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 to 450, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। ये कह रहा है कोई चीज है, कोई कॉमोडिटी है जिसका प्राइस बढ़ गया, पहले 300 थी, अब वो प्राइस हो गया है 450। तो एक्चुअल प्राइस अगर मैं देखूं तो एक्चुअल प्राइस आपका है 300 रुपीस, ठीक है। अब उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो इंक्रीज्ड अगर मैं देखूं यहां पे तो ये आ जाएगा इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 450 रुपीज। तो डिफरेंस ऑफ इंक्रीज कितना बड़ा, अगर मैं ये देखूं डिफरेंस ऑफ इंक्रीज, अगर मैं देखूं कि इंक्रीज हुआ कितना है, तो देखिएगा कोई चीज 300 की थी वो 450 की हो गई है, तो इसका मतलब 150 का बीच में डिफरेंस आया है, तो 150 रुपीज चीज इंक्रीज हुई है। डन, इतनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पता करना है, तो इंक्रीज परसेंटेज पता करने के लिए मैं कहूंगा कि इंक्रीज्ड कितना हुआ, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, और इनिशियल में कितना था एक्चुअल, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इंक्रीज हुआ है 150, इनिशियल में था 300 × 100, ये परसेंटेज देगा आपको। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो ये आपका तरीका है। क्लियर? अब देखिएगा 2 0 से ये 2 0 गए, 3 से ये 15 5 टाइम्स गया, तो मैं कहूंगा यहां पे 3 5 टाइम्स, क्योंकि 15 होता है और ऊपर का 0, तो इंक्रीज परसेंटेज जो आया है, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, मैं कहूंगा 50% इंक्रीज हुआ है। यहां पर ये कितना इंक्रीज हो गया, तो 50% इंक्रीज हुआ। आप बात को समझिएगा, 300 अपने आप में 100% है, इसका 50% होता है 150, तो 300 का 150 इंक्रीज हो गया, तो 50% इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क्स है, इस तरीके से आपको चीजें करनी थी सॉल्व। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। अब ये कह रहा है वेरिफिकेशन करिए, वेरीफाई करिए, किसको वेरीफाई करिए, तो आपको दिया हुआ है a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, ठीक है, और कैसे वेरीफाई करना है, इफ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू है 9। अगर ये हमें गिवन है तो आप वेरीफाई करिए। अब देखो इक्वल टू साइन दिख रहा है, इक्वल टू साइन जो है उसको कटा हुआ है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब आपका जो LHS है और आपका जो RHS है, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी, ठीक है। अगर इक्वल टू आता तो मैं कहता इक्वल आ रही है। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे देखो वेरीफाई करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे टेकिंग LHS। जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो अलग अलग साइड लेके उनका जवाब निकालना है और चेक करना है कि LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही है। तो टेकिंग LHS, अगर इस इक्वेशन में मैं LHS की बात करूं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है,
इसका मतलब ये है, आपको दिया है a डिवाइडेड विथ ब्रैकेट में लिखा है b प्लस सी। डन। तो यहां पर अगर इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं, सब्सटीट्यूट a कॉमा b कॉमा c, तो यहां पे ये आ जाएगा a की वैल्यू थी 3 डिवाइडेड विथ ब्रैकेट में आ जाएगा 6 प्लस 9, और 6 प्लस 9 कितना होता है, तो 6 प्लस 9 होता है 15, और यहाँ पे है 3 डिवाइडेड बाय 15, और 3 डिवाइडेड बाय 15 का मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, मतलब 1/5 आएगा। तो ये आपका LHS आ गया। डन है, ये आपका LHS आ गया। तो यहाँ पे LHS लिख देते हैं, ठीक है, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड 3/15, और फाइनली LHS जो आया है वो आया है 1/5। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने LHS लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं RHS की, तो RHS को देखते हैं। RHS क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। देखिए RHS में ये हमसे कह रहा है कि आपको RHS दिया है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। क्लियर। अगेन a b c को अगर यहां सब्सटीट्यूट करूं तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहां पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है 9, तो 3 डिवाइडेड बाय 9। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये है 3/6 एडेड विथ 3/9। क्लियर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एडेड विथ 1/3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3, और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/6 अगेन प्लस, और ये आ जाएगा 2/6, और ये आ जाएगा मेरा आंसर 5/6। 5/6 क्या आया, तो 5/6 आपका आ रहा है RHS, ये आ रहा है RHS। देखिएगा, इससे हमें ये समझ आता है कि LHS है 1/5 और RHS है 5/6, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, हेंस वेरीफाइड। यहां पे हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको करना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये 3 फ्रैक्शन दिए हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, देन उसके बाद सॉल्यूशन के बाद हमें गिवन फ्रैक्शंस क्या है, तो गिवन 2/3 कॉमा 1/2 कॉमा 5/3। क्लियर। और मुझे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, तो टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 और 3 का क्या, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, तो 3, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो निकल के आएगा 6। क्लियर। अब मुझे 2/3 का ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है, तो इसका डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे 6 बन जाएगा, ऊपर आएगा 4/6। फिर अगेन 1/2 की बात करूंगा तो इसको 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 3/6। और फिर तीसरा है 5/3, तो 5/3 ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2 का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10/6। क्लियर है, तो 10/6। अब देखिए, अब मेरे पास जो नंबर्स निकल के आए हैं वो है 4/6, 3/6 और 10/6। तो पहले इनको लिख लेते हैं, 4/6, 3/6 एंड 10/6। डन। इसको अरेंज करिए, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका अरेंजमेंट देखिए असेंडिंग ऑर्डर, असेंड कर रहा है, ठीक है, तो असेंड कर रहा है मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा, तो इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिख देते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर हम कहेंगे
कि छोटे से बड़ा हम देखेंगे कैसे, न्यूमरेटर को देख के बोलेंगे। तो 3 सबसे छोटा है तो ये आ जाएगा 3/6, देन 4 बड़ा है तो 4/6 और सबसे बड़ा है 10/6, 10/6। बट यहाँ पे गलती कहाँ होती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही आंसर बोल के आ जाते हैं कि हमने फाइनली असाइन कर दिया, ये आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं है। रीजन ये है क्योंकि तुम्हें इसको अरेंज करने को बोला था, ना कि जो तुमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसको। तो तुमने जो अरेंज किया तो 3/6 ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, ये था 1/2 का। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आएगा 1/2, 4/6 था 2/3 का, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 2/3, और 10/6 ये था 5/3 का, तो यहाँ पे आएगा 5/3। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर देकर आएंगे, ना कि इसको आंसर देकर आएंगे। हाफ मार्क्स नहीं तो यहाँ पे आपको डिडक्ट होते हुए दिखेंगे। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल, वर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो तुमने चैप्टर पढ़ा है रेशियो। अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप 8th क्लास की स्टडी अभी से चालू कर दीजिए। देखिए प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब मैं A:B को कोई रेशियो बोलता हूं और इसको कंपेयर करता हूं किसी दूसरे रेशियो के साथ, मैं कह रहा हूं C:D के साथ, तो जब मैं ये बोलता हूं कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो सिंबल है इसको प्रोपोर्शन का सिंबल कहते हैं। A:B इज अ फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू C:D, तो यहां पे A जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहलाता है, B सेकंड प्रोपोर्शनल, C जो है ये थर्ड प्रोपोर्शनल, और D जो है ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। इफ A इज इक्वल्स टू 54, B is equals to 45, C is equals to 18, then fourth proportional will be D। इसको हम X ले लेते हैं और D को हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। चलिए अब देखिएगा, अगर D की वैल्यू X है तो इसको इस स्टेटमेंट में जब लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 is to 45 which should equals to 18 is to x, और इसको जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 54/15 which is equals to 18/x, और x की वैल्यू निकालनी है तो therefore x is equals to, x यहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ, 54 नीचे, तो 18 into 15 अपॉन 54, ये आपको देगा x की वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए 18 और 54 में कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 9 टाइम्स 18 एंड 2 2 टाइम्स 4, और यहां पर 2 7 टाइम्स इज 14। अगेन 3 3 टाइम्स इज 9, या 9 3 टाइम्स इज 27, तो मैं कहूंगा 15/3, और 3 से अगर ये 15 डिडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। दैट मीन्स x की वैल्यू जो आ रही है ये 5 आ रही है। क्लियर, तो मैं अपना आंसर जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में दूंगा। आंसर क्या आएगा, द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, द फोर्थ प्रोपोर्शनल, द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, तो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 5। क्लियर, तो ये आपकी आंसर निकल के यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, तो कैसे चीजों को सॉल्व करना था, सबसे पहले तो आपको ये लिखना जरूरी है कि A जो है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, B जो है सेकंड प्रोपोर्शनल है, C जो है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, और D जो है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। और अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है 8th क्लास का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ना इसलिए चालू कर दीजिए। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ के 7th क्लास के मॉक टेस्ट पेपर में इसलिए लिया है कि बी रेडी फॉर योर 8th क्लास। क्लियर है, तो यहां पे आपको यह समझ आएगा कि हाँ हमें 8th पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि सिर्फ चैप्टर रेशियो आपने अभी पढ़ा है। रेशियो के जब बेसिक्स में जाएंगे जो कि 8th क्लास में है, आपको यहां पे इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अगेन सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ये। द कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज ₹175। तो कॉस्ट प्राइस मुझे दिया है
द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹175। क्लियर? देन इसके बाद इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल, ऑन सेलिंग द टॉय, हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है कितना, तो ये हमें मिल रहा है 20%। डन, ये रहा 20%। इसके बाद फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, तो आपको क्या पता करना है, तो आपको पता करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे हमें पता करना है सेल प्राइस, ठीक है, या हमने कितने में सोल्ड किया, तो सेल प्राइस ऑफ टॉय हमें पता करना है। तो लेट इट बी X रुपीज, हम ऐसा बोलते हैं लेट, यहां पे ये टू फाइंड आ जाएगा, ये गिवन आ जाएगा, देखिएगा हम बोलेंगे लेट सेलिंग प्राइस, let selling price of toy is equals to ₹X। क्लियर? अब यहां पे हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हम यहां पे क्लियरली लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें ये पता है कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और हमने लागत कितनी लगाई थी। तो प्रॉफिट आउट ऑफ व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड, हमने इन्वेस्ट किया है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने पैसा दे के कोई चीज खरीदी होगी, तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर? अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी जब बड़ा होता है तो एसपी माइनस सीपी, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। इस प्रॉफिट के फॉर्मूले को मैं यहां पे अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो प्रॉफिट परसेंट का एक नया फॉर्मूला आएगा, और प्रॉफिट परसेंट का वो नया फॉर्मूला आ जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट को उठा के यहाँ न्यूमरेटर में डाल दिया, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बना। प्रॉफिट परसेंट आया है 20%, तो 20 इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस है 175 रुपए, 175 अपॉन अगेन 175 इंटू 100। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरा एक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर जाके 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 175 अपॉन 100। ये 100 मल्टीप्लीकेशन में था, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x माइनस 175। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0 गया, 2 से ये 10 गया 5 टाइम्स, और 5 से ये 175 कटा, तो ये आ जाएगा 5 3 टाइम्स इज 15 एंड 5 5 टाइम्स इज 25, विच इज इक्वल्स टू x माइनस 175। और फाइनली x की वैल्यू आएगी 175 में ऐड कर दीजिए 35 को, तो ये आ जाएगा 10 10 का 0 कैरी 1 11 11 का 1 कैरी 1 210। तो x की वैल्यू आ रही है ₹210। दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय, आंसर हमारा क्या आएगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय, हमने टॉय कितने में बेचा होगा, हमने टॉय बेचा है 210 रुपए में, ₹210। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से मैं आपको पूरे डेप्थ में जाके चीजें समझा रहा हूं। क्लियर? यहां से आप मूव करिए अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए, तो फाइनली हम आ गए हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी पे। क्लियर? अगेन सेक्शन डी देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन क्योंकि बच्चे यहां हो जाते हैं कंफ्यूज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर बताइए, और पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको देखो यहां पे बॉक्स बना के दे दिया, बट यहां पे इन्होंने ये नहीं बोला कि इतना पार्ट रिमूव्ड है, हमें नहीं बोला। अगर ये रिमूव्ड होता ये पार्ट तो फिर पेरीमीटर कुछ और होता। देखिएगा, अगर ये फिगर ऐसा होता, क्लियर है, अगर ये फिगर ऐसा होता तो इसका आंसर अलग होता,
यहाँ पे सिर्फ लाल लाइन, इसका पेरीमीटर बताना है तो अलग होता। अभी मुझे ऐसा नहीं दिया फिगर मुझे पूरा दिया है, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? तो द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का 12 मीटर दिया है, डन। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया है अगेन 12 मीटर। दैट मीन्स बाउंड्री जो दी है वो 12 मीटर की दी है, ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज यहाँ पे ये आ जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, या आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे 4 टाइम्स ऑफ ईच साइड, ठीक है। और ऐसा करने पे आपकी वैल्यू यहाँ पर आती 48 क्या? 48 मीटर। खत्म। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना आसान। क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से मॉक टेस्ट पेपर में मैंने डाल दिया। क्लियर है? क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, लेकिन देन ऑल्सो समझना जरूरी है, लॉजिक लगेगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25th क्वेश्चन कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए। तो 20 का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ, अपॉन 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 8। अब देखो यहाँ पे एक बेस है, उस बेस की पावर है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट दिया है। तो यहाँ पे चैप्टर है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। यहाँ पर आपको हमेशा याद होना चाहिए कि बेस शुड बी अ प्राइम नंबर। हम बेस को क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे बेस को प्राइम में चेंज कर दें। तो 20 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स, 16 के फैक्टर, 6 का फैक्टर, 10 का फैक्टर, 8 का फैक्टर, इन सब के फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। चलिए देखिएगा 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 2 10 टाइम्स इज 20, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। एक चीज। दूसरा 15 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो 3 5 टाइम्स इज 15 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। 16 के फैक्टर निकालते हैं तो यहां पे ये आ जाएगा 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स इज 4 एंड 2 1 टाइम्स इज 2। अगेन यहां पे 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 6 का फैक्टर क्या है? ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 3 1 टाइम्स इज 3। 10 के फैक्टर निकालेंगे तो 10 के फैक्टर होंगे 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। 8 के फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा आपका 8 के 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स इज 2। दैट मीन्स ये चीज अगर इधर करते हैं तो इसका जो स्टेप आएगा नेक्स्ट वो आ जाएगा 20 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5 है 1 टाइम, होल की पावर में 3 है, मल्टीप्लाइड विथ 15 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर में 1 इंटू 5 की पावर में 1 होल रेज टू द पावर ऑफ 2, मल्टीप्लाइड विथ 16 को मैं लिख सकता हूं क्या? तो यहां पे ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर? अपॉन यहां पे ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 इज 6 और होल की पावर में 2, मल्टीप्लाइड विथ 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 होल की पावर में 2, मल्टीप्लाइड विथ 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है? ऐसे मैंने ये स्टेप लिखा। अब मुझे यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो वो फॉर्मूला है आपका, अगर a इंटू बी लिखा है, दो अलग अलग बेस अगर मल्टीप्लिकेशन में है और इनकी कुछ पावर है तो इनको मैं लिख सकता हूं a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ b रेज टू द पावर ऑफ m। इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करता हूं, देखिएगा ये फॉर्मूला अगर यहां मैं लगाता हूं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 raised to the power of 2 into 3 is 6 multiplied with 5 raised to the power of 3 multiplied with 3 raised to the power of 2 multiplied with 5 raised to the power of 2 multiplied with 2 raised to the power of 4 upon 2 raised to the power of 2 multiplied with 3 raised to the power of 2 multiplied with 2 raised to the power of 2 multiplied with 5 raised to the power of 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है?
अब देखिएगा कुछ भी ऊपर नीचे अगर कॉमन दिख रहा है तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डिडक्ट, ठीक है। फिर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिडक्ट, क्लियर। और कुछ डिडक्ट हो रहा है तो और कुछ मुझे डिडक्ट होता हुआ यहां पर अभी नजर नहीं आ रहा, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखूंगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 जब बेस इक्वल होती है, जब बेस एक जैसी है, सिमिलर है दिखने में, बट इनकी जो पावर है वो डिफरेंट है, तो इस केस में बेस कॉमन लेके पावर्स को ऐड करते हैं अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यही चीज अगर मैं न्यूमरेटर में लगाता हूं तो देखिएगा यहां पे मैं एक ले लेता हूं ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट पे आपको इस स्टेप के बाद मैं चीजें समझाता हूं, क्लियर है। ये हमने ले ली एक ब्लैंक शीट। इधर देखिएगा क्या दिया है मुझे, तो मुझे दिया है 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन, ठीक है। और नीचे दिया है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ, न्यूमरेटर में देखिएगा यहां पे 5 की पावर 3 एक बचा है, तो 5 की पावर में 3 अपॉन 1 कुछ नहीं था, तो मैंने नीचे 1 करके इसको स्प्लिट करके दिखा रहा हूं। यहां पे मैं ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 4, नीचे में लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 अपॉन 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। इस स्टेप के बाद मैं लिख सकता हूं एक फॉर्मूला यूज करके कि a अपॉन a है, अगर डिवीजन में कॉमन a अपॉन a अगर इक्वल बेसिस है बट इनकी पावर डिफरेंट है, तो इस केस में हम बेस कॉमन लेके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डन। ये चीज अगर यहां लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, और इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। यहां पे भी एक रूल लगा सकता हूं, वो रूल ये है कि अगर a इंटू बी है, दो डिफरेंट बेस हैं बट इनकी पावर सिमिलर है, तो इस केस में हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। तो इस स्टेप के बाद देखिएगा ये एक स्टेप थी, ये एक स्टेप थी, ये एक स्टेप थी, यहां पे भी एक स्टेप थी और ये भी एक स्टेप थी। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए मैं भी डेप्थ में जाके एक एक छोटी बारीक चीजें समझा रहा हूं। यहां पे ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 5, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पावर को कॉमन ले लो, तो मैंने पावर कॉमन ले ली, और 2 इंटू 5 होता है 10, और 10 की पावर में 3, इसका आंसर आएगा 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10 विल गिव यू 1000। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 और सॉरी ये 5 मार्क्स का जो सवाल था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर ली है चीजों को सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, यहां से भी स्पेस बना लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करिए। अगेन देखिए 5 ब्रैकेट 9x माइनस 2 माइनस 7 ब्रैकेट 2x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 20, ये हमें दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है। यहां पे अब मैं लगा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए टर्म से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 9x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 45x। अगेन 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10, माइनस 7 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 इंटू 2 इज 14, तो माइनस 14x, and minus 7 into minus 9 is plus 7 into 9 is 63 which is equals to 20, क्लियर है। अब देखिएगा 45x में से 14x, तो पहले अरेंज करके लिख देता हूं मैं, 45x माइनस 14x माइनस 10 प्लस 63 which is equals to 20,
तो यहां पर आप नोटिस करेंगे 45 में 14 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 1 गया 3, 31x माइनस 10 प्लस 63, तो ये आ जाएगा प्लस में आंसर, और 63 में से 10 गया तो ये आ जाएगा 53 विच इज इक्वल्स टू 20। एक चीज। दूसरा 31x की जो वैल्यू है वो आएगी 20 माइनस 53, ये 53 कांस्टेंट था, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 31x की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस 53 बड़ा है, 53 बड़ा है तो इसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। 53 में से 20 गया तो ये आ जाएगा आपका 33। क्लियर? और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 33 अपॉन 31, तो ये मेरे x की वैल्यू आई है। डन है। अभी इन्होंने बोला है इस चीज को वेरीफाई भी करना है, तो देखिएगा टू वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो टू वेरीफाई, ठीक है, LHS क्या है, तो LHS आपका क्या है, LHS आप नोटिस करिए, LHS है आपका 5 ब्रैकेट 9x माइनस 2 माइनस 7 ब्रैकेट 2x माइनस 9, ये आपका LHS साइड है। यहां पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा x की वैल्यू, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू माइनस 33 बाय 31, ठीक है, इसको यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 9x, x की जगह पे हमें क्या लिखना है, तो एक काम करिए, सबसे पहले तो हम यहां पर LHS को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS 5 इंटू 9 इज 45x माइनस 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 7 इंटू 2 इज 14x, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 इंटू 9 इज 63। अब x की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूं तो पहले तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 45x माइनस 14x कितना होगा, तो 45 में से 14 गया तो ये आपका बचेगा 1, और 4 में से 1 गया तो ये बचेगा 3, 31x माइनस 10 प्लस 63 विल गिव यू प्लस 53। अब यहाँ पे देखो x एक ही आया, अब x को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 31 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 33 अपॉन 31 प्लस 53, और देखिए 31 से 31 कटा तो ये आ गया माइनस 33 प्लस 53, और ये आपको वैल्यू देगा प्लस 20। क्लियर? और आपके RHS में क्या था, तो RHS इज इक्वल्स टू, RHS इस इक्वेशन में 20 दिया था, तो RHS क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में 20 दिया था तो RHS इज इक्वल्स टू 20, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप देखेंगे आपने जो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यहां पे मैं कहूंगा हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। डन, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने फाइनली वेरीफाई भी कर लिया, LHS और RHS की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, यहाँ पे ये LHS की वैल्यू है और यहाँ पे ये RHS की वैल्यू है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी 20 आया, वो 20 दिया था। इस तरीके से आप वेरिफिकेशन दिखाएंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये x की वैल्यू थी, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब हम स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज मेजर 60 डिग्री। ये कह रहा है एक ट्राइंगल के अंदर एंगल हमें अगर 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री का एक एंगल दिया है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3। बाकी जो दो एंगल्स हैं, मैं कह रहा हूं एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, और जो एंगल C और B है ये रेशियो में है 1:3। आप इन दो एंगल्स की वैल्यू बताइए। क्लियर? क्या दिया है इसको देख लेते हैं। देखो गिवन में आपसे कहा है कि एंगल A 60 डिग्री है एंड एंगल C इज टू एंगल B की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको एक रेशियो गिवन है, रेशियो आपको दिया है 1:3 का। डन? तो ये 1:3 का रेशियो हो गया। तो मैं कहूंगा एंगल C की वैल्यू, अगर हमें रेशियो रिमूव करना है तो एक अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 1x और एंगल B की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3x। क्लियर है? तो एंगल A आ गया, एंगल C आ गया, एंगल B आ गया। अब देखिएगा मैं ये कह सकता हूं कि यूजिंग इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करता हूं
तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों की वैल्यू ऐड करने पे 180 आनी चाहिए। तो यहाँ पे एंगल ए मुझे दिया है 60 प्लस एंगल बी मुझे दिया है 3x और एंगल सी मुझे दिया है 1x विच इज इक्वल्स टू 180। ये आ जाएगा 60 प्लस 4x विच इज इक्वल्स टू 180। 4x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 दैट इज 120। क्लियर। और यहां पे x की वैल्यू आएगी 120 बाय 4 दैट मीन्स x मेरा आ गया कितना 4 3 टाइम्स इज 12 एंड 0, तो x की वैल्यू आई है 30। डन। अगर x 30 आया तो देयरफॉर एंगल C जो कि 1x था, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा 1 इंटू 30 दैट इज एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। डन। अब हम मूव करते हैं एंगल B को देखते हैं। तो एंगल B हमें दिया है कितना, एंगल B दिया है 3x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 30, दैट मीन्स एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आपने दोनों एंगल्स, एंगल C भी कैलकुलेट कर लिया, एंगल B भी कैलकुलेट कर लिया। फाइंड दिस टू एंगल्स जो कि रेशियो में दिए थे, उन दो एंगल्स का मेजरमेंट है 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर। लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस पेपर का है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, अगर 4 ऑब्जर्वेशंस का मुझे मीन गिवन है जो कि 5 है, तो आप पहले 2 ऑब्जर्वेशंस का मीन बताइए क्या होगा। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस। आप देखिएगा क्या बोल रहा है, आपको ऑब्जर्वेशंस क्या दी हैं, तो ऑब्जर्वेशंस मुझे क्या दी हैं, ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है, तो गिवन ऑब्जर्वेशंस हम लिख लेते हैं। क्लियर। गिवन ऑब्जर्वेशंस आर x प्लस 1 कॉमा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 5 कॉमा x प्लस 7, ये ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 दी है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 4। टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर मैं देखूं वो मुझे 4 दी है। तो यहां पे मीन आपको दिया, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस भी आपको गिवन है। मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस मुझे कितना दिया है, तो मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस मुझे 5 दिया है। दैट मीन्स मीन कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम करते हैं तो मीन देखो, मीन है 5, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब है जब मैं x प्लस 1 को ऐड करूंगा x प्लस 3 के साथ, इसको ऐड करूंगा x प्लस 5 के साथ, इसको ऐड करूंगा x प्लस 7 के साथ और डिवाइड कर दूंगा किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 4 से। ठीक है। तो ये करने से ही 5 आया होगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ये जो पूरी कहानी है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से एक x मिलेगा। देखिएगा यहां पे मैं कहूंगा कि 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 4x, तो ये आ जाएगा 4x। डन। 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 16। तो 5 इंटू 4 इज 20 विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 16। ये 16 इधर जाएगा तो 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4x और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप देखो x की वैल्यू क्या आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई है 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो पहली 2 ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी हमारी x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी हमारी कितनी, x प्लस 3, दैट मीन्स 1 प्लस 3 इज 4। क्लियर। तो मीन ऑफ दिस 2 ऑब्जर्वेशंस इज 2 प्लस 4 अपॉन 2, 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो ये हो जाएगा 8
सॉरी 4 + 2 = 6, 6/2, तो मीन आ जाएगा हमारा 6/2। दैट मीन्स जो दो ऑब्जर्वेशन शुरुआत की थी उनका मीन आ रहा है 3। क्लियर है? तो 2 3 टाइम्स है 6, तो दो ऑब्जर्वेशंस जो थी शुरुआत की वो थी 2 और 4, उसका मीन है 3। इस तरीके से हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन था इसको भी कर लिया है कंप्लीट। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का और इस पेपर का। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। शांतनु वर्क्स एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन अ रिनॉन्ड पब्लिकेशन कंपनी। शांतनु एक वर्कर है जो कि वर्क कर रहा है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, उसकी पोस्ट दी हुई है वाइस प्रेसिडेंट है। कहाँ का? किसी एक बहुत अच्छे पब्लिकेशन कंपनी का। ठीक है, नाम नहीं दिया, रिनाउंड है। ठीक है, अच्छा उसको सब लोग जानते हैं। ही लॉन्चेस अ स्कीम फॉर एम्प्लॉयज नेमली स्टार मनी। अब उसने एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम चालू की, उस स्कीम को उसने नाम दिया है स्टार मनी। राघव एंड वसु गॉट ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो राघव और वसु दो उसी कंपनी के वर्कर होंगे जिनको ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ स्टार्स मिले हैं रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स राघव को ट्वाइस स्टार्स मिले हैं, वासु को थ्राइस स्टार्स मिले हैं। ऑफ व्हाट गुनगुन गॉट, गुनगुन को जितना मिला उसका ट्वाइस और थ्राइस स्टार जो है वो राघव एंड वसु को मिले। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता गुनगुन को कितने स्टार्स मिले, तो मैं यहां पे बोल देता हूं लेट गुनगुन, ठीक है, गॉट एक्स स्टार्स। ठीक है, तो स्टार मनी बेसिकली जितना मुझे समझ आया पढ़ के वो ये है कि जितने जिसको स्टार मिलेंगे उस हिसाब से अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो गुनगुन को अगर एक्स स्टार मिले हैं तो दो लोग दिए हैं यहाँ पे, एक तो राघव दिया है, तो राघव को कितने स्टार्स मिलेंगे? राघव गॉट ट्वाइस ऑफ गुनगुन, तो राघव गॉट ट्वाइस ऑफ गुनगुन मतलब राघव गॉट 2x स्टार्स, ऐसा बोल सकता हूं। और राघव के बाद दूसरा नाम दिया है वसु का, तो वसु गॉट थ्राइस ऑफ गुनगुन, तो 3x स्टार्स इसको मिले, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। क्लियर? चलिए इफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट अगर टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 3000 का हुआ है एंड 1 स्टार का वर्थ है 500, तो यहां पर ये कह रहा है अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट का 3000 रुपीज है, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ये हमें दिया है ₹3000, 3000 रुपए टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड 1 स्टार का वर्थ है 500 रुपीज। ठीक है, वर्थ ऑफ 1 स्टार, एक स्टार का जो वर्थ है वो है ₹500, ऐसा इन्होंने बोला है। जिसको जितने स्टार मिले फिर, ठीक है, तो एक स्टार का वर्थ अगर 500 रुपए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो देखिए इतना पूरा डाटा मुझे गिवन था, ये पूरा गिवन डाटा था। क्लियर? ये पूरा गिवन पार्ट था। ठीक है, हाउ मेनी स्टार्स वे आर गिवन टू राघव, वासु एंड गुनगुन। आप बताइए कि कितने स्टार्स इन तीनों को मिले होंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टार्स वे आर गिवन टू राघव, वासु एंड गुनगुन। अब आप मेरी बात को समझना, गुनगुन को मिले थे x स्टार प्लस, राघव को मिले थे 2x स्टार प्लस, और वसु को मिले थे 3x स्टार। ठीक है, और हर स्टार पे पैसा बटा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इनको ना ऐड किया जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि गुनगुन को क्योंकि x स्टार्स मिले हैं और हर स्टार का जो वर्थ है वो 500 रुपए है, तो दैट मीन्स अमाउंट कितना मिला गुनगुन को, अमाउंट गुनगुन गॉट। ठीक है, तो अमाउंट जो गुनगुन को मिला होगा, अगर x स्टार मिले हैं, हर स्टार का कॉस्ट 500 रुपए है, दैट मीन्स जो गुनगुन को अमाउंट मिला होगा वो मिला होगा ₹500x। x विल बी मल्टीप्लाइड विथ 500, यूनिटरी मेथड। एक स्टार की कीमत 500 रुपए, गुनगुन को मिले हैं x स्टार, तो x इंटू 500 हम करेंगे तो गुनगुन को उतना अमाउंट मिला होगा। डन? ऐसे ही अगर मैं यहां पे देखूं कि अमाउंट राघव गॉट, राघव को कितना मिला होगा, तो राघव को मिला है
रुपीस 500 को मल्टीप्लाई करिए, उसके जो स्टार्स थे वो 2x थे, तो 500 इंटू 2x, ये अमाउंट राघव को मिला होगा। ऐसे वसु को कितना मिला होगा, तो अमाउंट वसु गॉट, ठीक है, वसु को कितना मिला है, तो इसको मिला है रुपीस 500 पर स्टार, तो उसके पास थे टोटल 3x स्टार। क्लियर। और इन सब का अगर मैं एडिशन करूं, ये अमाउंट था, ये पूरा अमाउंट निकाल लिया, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। क्या मैं ये बोल सकता हूं, देयरफॉर 500x एडेड विथ 500 इंटू 2 इज व्हाट 10, मतलब 1000x, ये भी एक अमाउंट है, तो ये आ जाएगा 1000x, ठीक है। देन एडेड विथ 500 इंटू 3x, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 इज 15, 1500x, और ये टोटल अमाउंट मिला के 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इन सब का सम टोटल है 3000 रुपीज, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया है 3000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर इनको मैं सॉल्व करता हूं तो 1000 प्लस 2500, ये हो जाएगा 1000 प्लस 1500 मतलब 2500, 2500 प्लस 500 मतलब ये आ जाएगा आपका 3000x। दैट मीन्स यहां पे ये आ जाएगा 500 प्लस 500 2000 और 3000x, जिसकी वैल्यू है 3000। दैट मीन्स x की कीमत कितनी है, तो x की कीमत आपकी आएगी 3000 डिवाइडेड बाय 3000, दैट इज 1। इससे क्या समझ आया, तो इससे ये समझ आ रहा है कि गुनगुन को एक ही स्टार मिला, राघव को 2 स्टार मिले और वासु को 3 स्टार मिले हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी स्टार्स वर गिवन टू राघव, वसु एंड गुनगुन, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका आ गया, देयरफॉर गुनगुन गॉट 1 स्टार। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद है राघव, ठीक है, तो राघव को मिला है, राघव गॉट 2 स्टार, एंड तीसरा नाम था वसु, वसु गॉट 3 स्टार्स। क्लियर, तो ये स्टार्स मिले हैं, 1 स्टार, ठीक है, 2 स्टार्स एंड वसु गॉट 3 स्टार्स। ये हमारा ए क्वेश्चन का आंसर है, ए पार्ट का, सिर्फ ए पार्ट का आंसर आया ये हमारा। इतना सॉल्व करने पे सिर्फ ए पार्ट का आंसर हमने ये दे दिया। आगे, who have got maximum cash award and by what percent he or she get more than the other two। अब यहां पे आ जाते हैं बी पार्ट के कैलकुलेशन पे। तो एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट, ठीक है, ये हमने ब्लैंक शीट ले ली। ये कह रहे हैं who have got maximum cash award, किसको सबसे ज्यादा कैश अवार्ड मिला। तो यहां पर मैं कहूंगा कि अमाउंट गॉट या गुनगुन गॉट, ठीक है, यहां पे हम लोग बोलेंगे अमाउंट टू गुनगुन। गुनगुन को कितना अमाउंट मिला, तो हर एक स्टार की कीमत थी 500 रुपये, उसको एक ही स्टार मिला था तो उसको ₹500 मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कहूँगा ₹500 गुनगुन को मिले। देन ये बी पार्ट का जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अमाउंट टू राघव, राघव को 2 स्टार मिले थे, इसका मतलब उसको 1000 रुपये मिले हैं, ठीक है। 2 इंटू 500 इज 1000। फिर उसके बाद अमाउंट टू वासु को कितने मिले हैं, तो रुपीस, ठीक है, 3 स्टार मिले थे, 3 इंटू 500 इज 1500, तो 1500 रुपये वासु को मिले। किसको ज्यादा मिला, तो मैक्सिमम अमाउंट इज गिवन टू वासु, ये मैंने आंसर दे दिया। अब इस क्वेश्चन में इसी बी पार्ट में एक पार्ट यहां पे ये कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि बाय व्हाट परसेंट ही और शी गेट मोर देन द अदर टू, कितना परसेंट ज्यादा मिला वासु को अगर मैं बाकी 2 लोगों से कंपेयर करूं, ठीक है। ये वो 2 लोग हैं, कौन, एक तो गुनगुन एंड राघव है, कॉमन से आते, वसु को सबसे ज्यादा मिला, तो कितना ज्यादा मिला, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस पार्ट का जवाब देने के लिए कि वासु गॉट
1000 more as compared to किससे? एज कंपेयर टू गुनगुन। अगर ये सर 1000 कहां से आया, ये 1000 कहां से आया? तो ये 1000 आया है, देखो वासु को मिले हैं 1500 रुपए, गुनगुन को मिले 500 रुपए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 1000 रुपए का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वासु गॉट 1000 मोर एज कंपेयर टू गुनगुन। अगर गुनगुन से कंपेयर करें तो यहां से मैं कहूंगा कि परसेंटेज में अगर चीज निकालनी है तो वासु को 1000 रुपए ज्यादा मिले और उसका कंपैरिजन किया गया था गुनगुन से, तो गुनगुन को मिले थे 500 रुपए, क्लियर, इनटू 100। अगर आप ऐसा करते हैं 100 करने से ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ज्यादा मिला। तो ये 2 0 से ये 2 0 गए, 5 से इसको काटा तो 5 इंटू 2 इज 10, 200%। मेरा जवाब आएगा कि वासु गॉट ₹1000 मोर एज कंपेयर टू गुनगुन, दैट इज 200% मोर, क्लियर। तो ये एक एज कंपेयर टू गुनगुन। अगर मैं दूसरे से कंपेयर करूं तो ये है वासु गॉट ₹500 मोर एज कंपेयर्ड टू किससे कंपैरिजन हो रहा है? अब हो रहा है राघव से, एज कंपेयर टू राघव, ठीक है। अब आप चीजों को देखना, 500 रुपए ज्यादा मिले राघव को, तो राघव को नहीं, वासु को 500 रुपए ज्यादा मिले राघव के कंपैरिजन में, तो राघव को एक्चुअली मिले थे 1000, तो 1000 से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, इनटू 100। ये 2 0 से ये 2 0 गए, 1 0 से ये 0 गया, मैं कहूंगा 50% मोर। तो यहां पे जवाब आएगा कि वासु गॉट ₹500 मोर एज कंपेयर टू राघव, दैट इज 50% मोर। तो इस प्रकार से आपको ए और बी पार्ट को करना था सॉल्व। तो यहां पे मैंने ए पार्ट को किया था सॉल्व, फिर मैंने किया बी पार्ट को। सी पार्ट में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैसेज शांतनु ट्राइड टू स्प्रेड अमंग द एम्प्लॉइज। शांतनु जो कि वाइस प्रेसिडेंट था, वो क्या मैसेज देना चाहता है अपने एम्प्लॉइज को? तो वो ये मैसेज देना चाहता है कि वो एक तो एम्प्लॉयज के बारे में अच्छा सोच रहा है, वो उनको इंसेंटिव देना चाहता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप काम को और अच्छे से करिए, आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा। यही मैसेज यहाँ पे शांतनु अपने एम्प्लॉयज को देना चाह रहा है, दैट्स ऑल। तो इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 29 को भी यहां कर लिया है सॉल्व। चलिए, तो फाइनली इसी तरह के और अच्छे मॉक टेस्ट पेपर पाने के लिए आप मैग्नेब्रेन्स को फॉलो करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको हार्ड कॉपीज और ई बुक्स भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मॉक टेस्ट पेपर्स आपको हार्ड कॉपी के रूप में या ई बुक रूप में प्रोवाइड हो, तो इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह के और अच्छे मॉक टेस्ट पेपर्स पाने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। आप अगर YouTube चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्लियर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।